नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज हो रही है। और वहीं आपको बता दें ये मतगणना जारी है और 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला, कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर ई लिंगदोई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री ई राजेंद्र प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है और जिनके भाग्य का आज फैसला होगा। और विधानसभा उपचुनाव असम की असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4 और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3 और बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि इन 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थी और वहीं कांग्रेस के पास 19 सीटें और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। और वहीं आपको बता दें कि जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए उनमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश में खंडवा सीट शामिल है। और वहीं तीनों लोकसभा सीटों के मौजूदा सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और मंडी सीट गत मार्च में रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। और वहीं खंडवा संसदीय सीट के लिए उपचुनाव बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के चलते करना आवश्यक हो गया था। और जबकि दादरा और नगर हवेली में ये निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर के निधन के कारण पड़ा था। पर तो अब सवाल ये है कि उपचुनाव में कहां कौन जीत दर्ज करने जा रहा है और कहां कौन सी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। और तो आइए उपचुनाव पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय और वहीं आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषज्ञ सर्वेश्वर पाठक जुड़ रहे हैं। आप दोनों का आर्य न्यूज के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा और ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक से होगा कि कहां पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। देखिए, जैसा कि अभी शुरुआती रुझानों में पता चला है जी, कि जहां पे जिस पार्टी की सरकार है वहां पे उस पार्टी के जो उम्मीदवार है आगे चल रहे हैं। जी, मैं बंगाल से लेता हूं तो बंगाल में टीएमसी मतलब पूरे तरीके से जीतती नजर आ रही है और 24 परगना में वहां के लोग तो जश्न भी मनाने लगे हैं, टीएमसी के जो समर्थक हैं। बिहार का देख लीजिए तो बिहार में 2 विधानसभा पे उपचुनाव हुए थे, उसमें एक पे जी, आरजेडी आगे चल रही है और दूसरे पे जो एनडीए है उसके उम्मीदवार चल रहे हैं। हिमाचल से बीजेपी के लिए बहुत ही मतलब गलत संदेश आ रहे हैं क्योंकि वहां पे मंडी जो लोकसभा का सीट था उस पे कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी, तो उसी तरह तेलंगाना और यहाँ सब में भी, राजस्थान में भी कांग्रेस के एक उम्मीदवार की अभी जीत तो हो चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है। जी, हरियाणा की बात ले लीजिए तो आपने खुद ही को आईएनएलडी के जो उम्मीदवार अभय चौटाला है जी, वो आगे चल रहे हैं। जी, तो अभी पूरी स्थिति साफ होने में 2 घंटे का वक्त लगेगा जी, और पूरी स्थिति आ जाएगी कि कहां से कौन से उम्मीदवार किस पार्टी के विजयी हो रहे हैं। जी। अब और ये जो इलेक्शन कमीशन है जी, वो भी इस स्थिति में होंगे कि आधिकारिक तौर पे जो भी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं उन्हें मतलब उनकी जो जीत है उनको घोषणा कर देंगे इलेक्शन कमीशन। जी, तो अभी 1-2 घंटे का और समय लगेगा पूर्णतया रिजल्ट आने में। जी। आरबी उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा। जब लोकसभा चुनाव, ये जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और विधानसभा के भी उपचुनाव हो रहे हैं, क्या ये जो इन चुनावों के जो नतीजे हैं वो क्या आने वाले विधानसभा के चुनावों पर भी असर डालेंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सर्वे है जी, जिस तरीके से 29 विधानसभा या 3 लोकसभा सीटों पर जो इलेक्शन है
जी तो ये पोस्ट पोल सर्वे है, अभी देखेंगे आप कुछ दिनों में 5 राज्यों में इलेक्शन है, जी तो जनता का मूड क्या है जी उसको समझने का एक पैरामीटर ये चुनाव होंगे। ये बात अलग है जी कि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उपचुनाव में वो बढ़त बनाता है जी या वो सीटें जीतता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, ये भी कोई किसी से छुपा नहीं है। और ये जो सियासी समीकरण इसके बाद जब ये सर्वे हो जाएगा कि जनता का मूड क्या है, तो इसके बाद बहुत सारे सियासी समीकरण बदलेंगे। जिस तरीके से बिहार की बात करें तो वहाँ आरजेडी अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, जब दोनों का गठबंधन था, तो बहुत सारे समीकरण ये तय करेंगे कि भविष्य की राजनीति का खाका क्या होगा। जी हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से अभी पाठक जी बता रहे थे कि भी वहाँ मंडी में, देखिए हिमाचल का भी एक ट्रेंड रहा है और उत्तराखंड का भी एक ट्रेंड रहा है। तो वो ट्रेंड मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आगे रूटीन में वो आएगी या नहीं आएगी। उत्तराखंड में जैसे देखा जाता है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, एक पार्टी की जो रूलिंग होती है वो खत्म हो जाती है। तो देश में जो समस्याएं हैं उन पर जनता का रुख क्या है, ये एक सर्वे बिल्कुल निकल कर सामने आएगा। जी और रहा जैसा आपने पूछा कि भी क्या चुनाव पर असर डालेंगे, जी मान लीजिए 5 राज्यों में चुनाव हैं या जी दूसरे चुनाव हैं, तो उपचुनाव के नतीजे ज्यादातर जो होते हैं जी वो सत्तारूढ़ दल के साथ जाते हैं। जी ऐसा देखा गया, अभी तक का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो जी इसको पैरामीटर मानकर हम भविष्य के ये आकलन करना शुरू कर दें कि जी भी नहीं राजनीति की दिशा इस तरफ जाएगी, ये जल्दबाजी हो। जी तो जनता है, जी जनता से जुड़े मुद्दे हैं। देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगाई, जी किसान, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं, जनता उन पर वोट करती है या जनता स्थानीय मुद्दों पर जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट करती है, जी ये देखने वाली बात होगी। सर्वेश तो इन पाठक नतीजों जी, मैं यहाँ से आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि उपाध्याय जी ने बोला कि जनता क्षेत्रीय मुद्दों को देखती है और महंगाई के, तो क्या उपचुनाव में ये मुद्दे भी रहे कि उपचुनाव में महंगाई का मुद्दा रहा या नहीं रहा, या जो अगर महंगाई के मुद्दे थे तो ये क्या उपचुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे? देखिए अगर वैसा देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है, जी क्योंकि अगर महंगाई का मुद्दा हो तो जहां भी बीजेपी की सरकार है जी उसके अगेंस्ट में वोटिंग होती। जी मैं बिहार का ही एक आप एग्जांपल ले ले जी तो वहां पे जिस सीट पे पहले जेडीयू का उम्मीदवार था, तारा सीट से जीता था, जी अभी वहां पे आरजेडी बजट बनाए रखा है। जी तो महंगाई का मुद्दा होता है, किसी भी चुनाव में मुद्दों पे लड़ा जाता है, जी लेकिन उपचुनाव में उसका उतना महत्व नहीं होता। जी वहां पे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं और जो विधायक आता है वो देखा जाता है कि आखिर ये क्षेत्रीय लोगों के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, जी वो मुद्दे हावी रहते हैं। हाँ, अगर पूर्णतया उस राज्य में चुनाव हो तब वहां पे ये महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, वो सारी के सारे मुद्दे आते हैं। जी अभी एक नॉर्मल ट्रेंड में चलता है कि जिस पार्टी की सत्ता है, जनरली लोग, जैसे आप बंगाल में देखिए जी वहां पे टीएमसी जीतती नजर आ रही है। जी एमपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, उसमें बीजेपी लेके आ जी रही और है। राजस्थान की एक सीट का चुनाव का जो नतीजा था वो भी कांग्रेस सामने आ गया वहां पे। कांग्रेस ने जीत जी लिया है धारीबार का। जी तो इस तरीके से हर एक राज्यों का एक अपना अलग मुद्दा होता है। जी और उपचुनाव में जो हम कहे कि अभी जो महंगाई का मुद्दा पूरे भारत वर्ष में चल रहा है या उस राज्य में उस जो पार्टी की सरकार है उसके एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा आएगा, उसका बहुत नगण्य प्रभाव रहता है मेरे हिसाब से। जी उपाध्याय जी, मैं यहाँ से आपसे एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि उपचुनावों के नतीजों पर क्या कृषि कानूनों का भी असर पड़ा है? देखिए ये तो अभी रिजल्ट क्लियर होने के बाद ही जी पता चलेगा कि भी किस मुद्दे का कितना असर हुआ। लेकिन जैसा कि पाठक जी अभी बता रहे थे जी
कि ये जो उपचुनाव होते हैं इनमें जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे नहीं होते। जैसे महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं। जी जबकि मुद्दे यही होने चाहिए, मेरा अपना मानना है कि भी बजाय दूसरे मुद्दों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जी जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो जरूरतें हैं, उन पर चुनाव होंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां भी कहीं ना कहीं बाध्य हो जाएंगी उन पर बात करने के लिए और उन समस्याओं पर काम करने के लिए। जी लेकिन देखा गया है क्योंकि वो मुद्दे नहीं होते हैं, वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो जी। पॉलिटिकल पार्टियां भी उन मुद्दों पर ज्यादा काम न करके टिकट बंटवारे से ले लीजिए आप। टिकट बंटवारे में ही ये होता है कि भी कौन सी जाति का, कौन से संप्रदाय का जी वोट उपाध्याय ज्यादा जी, है। यहाँ पर एक सवाल ये भी बन रहा है कि जो तेजस्वी यादव है, जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, तो इसे किस नजरिए से देखा जाएगा? देखिए, जनता में नीतीश के प्रति वहां असंतोष है, जी इसको नकारा नहीं जा सकता। जी आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि जो हालात रहे वो किसी से छुपे नहीं है और आरजेडी को वहां बढ़त मिली। यानी जनता की नब्ज को अगर देखा जाए जी तो जनता कहीं ना कहीं वहां बदलाव चाहती थी। जी ये इनके इन प्रकरण जो भी हुआ, जी बदलाव नहीं हो पाया और नीतीश जी दोबारा से मुख्यमंत्री वहां पर बने और सत्ता जी में है। लेकिन जो जनता का मिजाज, जी जो वो जनता का जो रुख है वो बड़ा क्लियर था और इसीलिए आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की पार्टी की सीटें घटी वहां पर जी और उनकी ताकत कम हुई। ये बात अलग है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो फिर सत्ता में आ गए, लेकिन जो जनता का मैंडेट था वो बिल्कुल नीतीश के खिलाफ था। जिस तरीके से आरजेडी ने बढ़त बनाई, जी आरजेडी को जो सीटें मिली, जी वो सीटें क्लियर इशारा यही कर रही थी कि बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया। लेकिन कई बार जो मुद्दे होते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सही तरीके से कंपेन नहीं कर पाए या उसके स्ट्रेटेजी में कोई कमी रह जाए, जैसे आरजेडी के बारे में बिहार में कहा गया कि भी कांग्रेस ने जितनी सीटें ली, जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ी, उतनी सीटों पर वो अच्छे परिणाम नहीं ला पाई, उसकी वजह से आरजेडी सत्ता से बाहर रही। ये लोगों का आकलन था। अगर जिस तरीके से आरजेडी ने अपने को परफॉर्म किया, जी कांग्रेस भी अगर उसी तरीके से परफॉर्म करती और कुछ सीटें लेके आती जितनी उम्मीद थी, जी तो वहां डेफिनेटली सरकार बनना तय था और नीतीश जी को विपक्ष में बैठना पड़ा। सर्वेश तो पाठक जी, यहाँ पे मैं आपसे एक ये सवाल लूंगा कि दोनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जंगल राज पर दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, जो जंगल राज माना जाता है वो लालू और रबड़ी के शासन काल को माना जाता है। जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू और रबड़ी का जो शासन काल था वो बिहार को गर्त में ले गया। जी 20 से 25 साल पीछे जो 15 साल उन्होंने कांग्रेस के गठबंधन से सरकार चलाई, लालू रबड़ी ने, वो बिहार को गर्त में ढकेल दिया। नीतीश जी के आने के पास और बीजेपी के गठबंधन के साथ उन्होंने बिहार को प्रगति पे तो लेके आ रहे हैं, लेकिन उसकी पाठक गति जी, यहाँ धीमी पे है। बिहार प्रगति तो 15 कर रहा है। साल उनको, पाठक जी, यहाँ बिहार जी? प्रगति तो कर रहा है, लेकिन जो क्राइम रेट है वो नीतीश कुमार की सरकार में ज्यादा बढ़ा हो, ये पुलिस की वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है। देखिए, क्राइम रेट नीतीश कुमार के अगर आप देखेंगे जी तो उसका मैं नहीं मान सकता, क्योंकि बिहार में जो अपहरण की खेती होती है, जी जब नीतीश जी आए तो उस अपहरण की जो इंडस्ट्री चलती थी उसको बंद कर दिया और सुनियोजित तरीके से जो गिरोह सब चल रहे थे उसको बंद कर दिया।
हाँ, 15 साल से वो बैठे पड़े हैं। अब अपराध में अगर कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी तो ये उनकी पूरी तरीके से जिम्मेवारी होती है कि उस अपराध पे अंकुश लगाया जाए। लेकिन अगर आप कहोगे कि लालू राज में कम अपराध हो रहे थे और नीतीश में ज्यादा, यह नहीं, कतई ये स्वीकार तो नहीं है। क्राइम रेट जो अपहरण है का वो वहां पुलिस पे की वेबसाइट पे इंडस्ट्री दिखाया जा उद्योग रहा है। चल रहा था और लालू के खुद ही जो साधु यादव और ये सब थे, ये लोग अपहरण का उद्योग चला रहे थे। अब वो कहां पे है? वहां पे व्यापारी अपना व्यापार छोड़ के दूसरे राज्य में भाग रहे थे। अब वहां पे देखिए शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने हैं, वहां इतना माहौल बनाया जा रहा है कि दूसरे राज्य दूसरे कंपनियां आके वहां पे इंडस्ट्री डाले। लेकिन अभी भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, जी जिससे कि जो कंपनियां आके वहां पे कंपनी सेट करे और वहां के लोकल लोगों को रोजगार मुहैया हो। तो इसमें नीतीश जी के गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। जी उनका जो विकास की रफ्तार है उसको बुलेट ट्रेन की तरह चलाना पड़ेगा। अभी वो बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना पैसेंजर गाड़ी की तरह चल रही है। और जी इसमें बीजेपी जो उनकी एक साथ मतलब पार्टी है, उनके साथ उनका गठबंधन है, बीजेपी को भी ध्यान देना होगा कि विकास की रफ्तार जहां दूसरे राज्यों में उनकी सरकार है कितनी अच्छी है, बिहार में आते ही वो क्यों धीमी हो रही है। जी उपाध्याय जी, मैं यहाँ पे एक सवाल ये लेना चाहूंगा। जो विकास की जो बात हो रही है और सर्वेश्वर पाठक ने भी कहा कि विकास मॉडल पर काम हो रहा है, तो ये उपचुनाव में विकास मॉडल कितना प्रभावी रहा है? देखिए, विकास मॉडल कितना प्रभावी रहा है ये तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेंगे और वोट परसेंट के बाद पता लगेंगे कि जी जनता ने कितना वोट किस पार्टी को दिया है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि जी राजनीति का जिस तेजी के साथ अपराधीकरण हुआ है, जी जिस तरह से अपराधी, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल डाटा बता रहे हैं उस चीज का कि कितने अपराधी राजनीति में आ रहे जी हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। जी सुशासन किसको कहेंगे जब पुलिस की वेबसाइट बता रही है कि भी वहां क्राइम बढ़ा है? जी तो क्राइम बढ़ना अगर सुशासन है तो मैं नहीं समझता हूं कि भी ऐसे सुशासन की जनता को जरूरत है। ये बात अलग है, मैं मानता हूं कि भी लालू के पीरियड में अपराध का ग्राफ बिल्कुल जी एक संगठित अपराध था और उत्तर प्रदेश में भी देखें कामोबेश वही हालात थे। लेकिन ये कह देना कि भी राम राज्य आ गया है, जी ये भी गले नहीं उतरता है। जब बंगाल, चाहे हम बिहार ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, देखिए जो वेबसाइट है, मान लीजिए आपने कोड किया कि पुलिस की वेबसाइट बता रही है, जी तो पुलिस की वेबसाइट पर कोई विपक्षी दल फीड नहीं करता, जी सरकार के मातहत ही वो सब एजेंसियां काम करती हैं। जी और उसके बावजूद भी अगर वो आंकड़े बढ़ रहे हैं जी तो वो चिंता का विषय होना चाहिए। जी ये नहीं कहना चाहिए कि भी नहीं वहां सब कुछ सुधर गया है। और जी विकास एक सतत प्रक्रिया है, सभी सरकारें कोशिश करती हैं जी विकास करने की। अब सरकारों की प्राथमिकताएं क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी किसी की प्राथमिकता शिक्षा है, किसी का स्वास्थ्य है, किसी का रोजगार है, तो प्राथमिकताएं जब तय होंगी। जी और देखिए इन सब चीजों के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर। जी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा और आदमी अपनी आप को महसूस करेगा, जी तो वहां पर वो पूंजी निवेश करेगी। इन परिस्थितियों में जहां अपराधीकरण ज्यादा होता है, अपराध के आंकड़े बढ़ रहे होते हैं, जी वहां पूंजीपति भी अपना पूंजी निवेश करने से डरता है। वहां बहुत बड़ा पूंजी का निवेश नहीं होता है। ये बात अलग है कि विकास, देखिए विकास तो होगा। जी विकास ये नहीं है कि भी कोई भी गवर्नमेंट हो बिल्कुल विकास ना हो, ये संभव नहीं है। जी किस क्षेत्र में कितना विकास होता है, प्राथमिकता कहाँ है, उसके आधार पर वो तय करती है पॉलिटिकल पार्टी और उस क्षेत्र में ज्यादा विकास करती है। मान लो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का अपने सरकार का मॉडल था भी शिक्षा है, तो शिक्षा पर उन्होंने खर्च किया और वो दिखता है। विश्वास है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए काम किया तो वो दिखता है। अगर काम होगा तो दिखेगा, काम बोलता है, जी ये नहीं है काम नहीं बोलता है। जी हाँ, ये बात अलग है कि उस पर कई बार दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं तो जनता काम पर वोट नहीं करती, दूसरे मुद्दों पर वोट करती है। जी लेकिन फॉर एवर ये सब चीजें नहीं चलती। जी मान लीजिए मैं सर्वेश पाठक जी, मैं आपसे एक ये सवाल लेना चाहूंगा। जो प्रशांत किशोर है
उनका बयान जो है, जो उन्होंने बयान दिया था, वो उपचुनाव में कितना असर डाला है उसने? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ऐसी ही अगर राजनीति करती रही तो आने वाले चुनाव में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। तो ये क्या, ये मुद्दा जो ये बयान था वो उपचुनाव में भी हावी रहा है? देखिए, वो प्रशांत किशोर के बातों का इस उपचुनाव में मैं पहले ही बोला जी कि जो भी सेंट्रल मुद्दे हैं, महंगाई ले लीजिए, ये लीजिए, उसका आंशिक असर इस पे हुआ होगा। जी प्रशांत किशोर की बात तब प्रभाव डालती जैसे बिहार में पूरा चुनाव हो, जी अगले साल 2022 में यूपी में चुनाव होना है, पंजाब में होना है, जी वहां पे वो अपना प्रभाव दिखाएगी, ना कि ये उपचुनाव में कोई प्रभाव दिखा पाएगी। हाँ, जी उपचुनाव में अगर मान लीजिए सीटों की संख्या ज्यादा होती, जैसे अभी विधानसभा के 29 सीट है, लोकसभा के 3 सीटें हैं, जी तो फिर वहां पे थोड़ा उसका प्रभाव बन सकता है, लेकिन ये आंशिक रहा होगा। जैसा कि बात बोला ना बाद में जी कि जो मेन महंगाई का मुद्दा है वो वहां पे बढ़ चढ़ के बोला होगा, लेकिन बाकी के और जो मुद्दे होते हैं कि इस पार्टी का ये पर्यवेक्षक है, चाहे प्रशांत किशोर सेफोलॉजिस्ट या किसी और ने भी ये बातें कही और उसका प्रभाव हो, वो बहुत नगण्य मानता हूं। जब एक राज्य में फुल फ्लेज चुनाव होते हैं तब जी वो बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रभाव आता है। जैसे कि बंगाल में प्रशांत किशोर ने बोला था जी कि हिंदू मुस्लिम की तरह एक मुश्त वोट नहीं देते, जी और बीजेपी का जो वोट बैंक है बंगाल में वो केवल और केवल, और क्या भारत में भी जहां बीजेपी को वोट मिलते हैं उसमें अगर मान लीजिए कहीं 80% वोट मिलते हैं तो वहां पे 78% हिंदू ही वोट मिलते हैं, जी इक्के दुक्के मुस्लिम वोट आते हैं। तो जो प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव में बोला था वो बात सही हुई, जी क्योंकि बीजेपी के लिए उतने लोग निकल के नहीं आए, लेकिन जो पार्टी 4-5 सीटें पे थी या 3 सीटों पे वो जीत 75 लेके आई, तो वो भी अपने आप में एक मायने मतलब रखता था। प्रशांत किशोर ने इसका भी इशारा किया था कि बीजेपी अपना एक वहां पे परचम लहराएगी, वर्चस्व दिखाएगी, और जो कि सचमुच हुआ भी। जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ के ज़्यादा जानकारी देने के लिए और अपने अपने विचार रखने के लिए। आपको बता दें, इन 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थी और वहीं कांग्रेस के पास 9 सीटें और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। लेकिन अब स्थिति थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी कि ये बदलाव लाएगी या नहीं। जब तक के लिए धन्यवाद।